Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, in these lectures, we are discussing second year English. Right now, we are at third chapter, Why Boys Fail in College. And today, we are delivering, we are receiving the fifth lecture on this chapter. In order to discuss this lesson, in order to discuss the text of this lesson, we are using what we call a grammar translation method. As you know, and you should be very much clear that at intermediate level in our country, we teach English language through English literature. When you are teaching English language through English literature, you have to focus on many things. Of course, first of all, you have to focus on the meanings of individual words, and then you have to see how different words come together to make phrases, clauses, and sentences. When you are doing this continuously, you get used to normal structure of English sentences, and this is your ultimate goal. First, you have to develop a capability of writing sentences which communicate meanings. And then, of course, you do not speak sentences in isolation. Your speech is something continuous, and when you are speaking or when you are writing, you have to communicate certain ideas. And when you have to communicate certain ideas, you use paragraphs to communicate an idea. It is always a good practice to use one paragraph for one idea. And for this purpose, you have to write 3 to 5 sentences. You can write more, but 3 to 5 sentences is a good practice. अगर आप अपने आप को इस चीज़ में परफेक्ट कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश की नीड्स पूरी हो जाती हैं। अब एज अ स्टूडेंट आपकी इंग्लिश की नीड्स क्या हैं? आप इंग्लिश को यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, एंड देन आप इंग्लिश को यूज़ करते हैं फॉर लर्निंग। दो आपने नीड्स फुलफिल करनी होती हैं कि आप इंग्लिश में कुछ कम्युनिकेट कर सकें और फिर आप इंग्लिश में लर्निंग कर सकें, क्योंकि आपके ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ नहीं है तो आप उन सब्जेक्ट्स को समझ नहीं पाएंगे, और जब आप उन सब्जेक्ट्स को समझ नहीं पाएंगे, ऑफ कोर्स आप उन सब्जेक्ट्स पे ग्रिप हासिल नहीं कर सकेंगे। और इसी तरह से आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ एग्ज़ाम्स में आपकी कम्युनिकेशन चेक होती है, और वो कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। अब अगर इंटरमीडिएट लेवल पे आपने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया हो तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आई एम टेलिंग यू about the meanings, and perhaps meanings are not such a big problems for you. They are not big problem for you. असल प्रॉब्लम आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर्स होता है कि आप स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें। और मैं काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ इस बात पे कि आप इंग्लिश सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करना शुरू कर दें। और जब आप मुसलसल एनालिसिस करते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको जो भी चीज़ आप समझने की कोशिश कर रहे हैं आपको उसकी अच्छी तरह से समझ आ जाती है।
और जब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस की तरफ जाना चाहिए, प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होना चाहिए, उस उन स्ट्रक्चर्स पे, उन फ्रेजेस पे, उन वर्ड्स पे प्रैक्टिस करनी चाहिए कि किस तरह से आप उनको यूज़ करेंगे टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़, या किस तरह से वो आपकी लर्निंग में हेल्पफुल होंगे। बहरहाल ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि क्यों मैं इन लेसन्स को इस तरह से डिस्कस कर रहा हूँ जिस तरह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये फर्स्ट सेंटेंस देखें। राइटर ने इस पूरे ऐसे में डिफरेंट रीजंस बताई हैं जो स्टूडेंट्स की फेलियर की वजह बनती हैं, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स कॉलेज लेवल पर फेल होते हैं। अब इस पैराग्राफ में इसमें और भी सेंटेंसेस हैं, लेकिन ये सेंटेंसेस जो आपके सामने हैं, यहाँ पे आप देखेंगे राइटर पहले अपना इशू किस तरह से फर्स्ट सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करवा रहा है, और उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्पेशली देखें कि किस किस्म का सेंटेंस राइटर ने यूज़ किया है। और फिर ऑफ कोर्स नेक्स्ट सेंटेंस में जब आप उसको पढ़ेंगे आप देखेंगे कि राइटर अपनी ओपिनियन दे रहा है कि व्हाट डज ही फील, उसका क्या एटीट्यूड है, उसकी अपनी क्या ओपिनियन है उस स्पेशल इशू के बारे में, ठीक है। एंड देन थर्ड सेंटेंस में राइटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेस कर रहा है, वो बता रहा है कि कॉलेज इज मेंट फॉर स्टडीज, other activities are important in college, but they shouldn't be at the cost of learning की कॉस्ट पे वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। पहले सेंटेंस को देखें। देयर आर ऑलवेज गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sports and literary, ब्रैकेट पे इसने इसको सो कॉल्ड लिखा है एक्टिविटी। अब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं या नहीं करते, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन राइटर क्या कह रहा है कि बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं, ठीक है, और उनके दिमाग में क्या छाया होता है, या वो उनके बारे में उनका एजुकेशन के बारे में ख्याल क्या होता है, वो हमेशा एथलेटिक स्पोर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटी जैसे डिबेट्स, स्पीचेस, इनके पीछे ज़्यादा पड़े रहते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को अगर आप एनालाइज करते हैं, यहाँ पे देयर आर ऑलवेज गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल क्लॉज है, एंड देन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हैं दो, और इन हुज से सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज शुरू हो रही हैं, तो एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे हम, और एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। और ये हुज ऑफ कोर्स प्रोनाउन है, एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। प्रोनाउन की कौन सी किस्म है, पोजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं हम, इस तरह से जो प्रोनाउन यूज होते हैं, ठीक है। हुज हेड्स आर टर्न, मेरा ख्याल है ये कोई मुश्किल नहीं है, टर्न कि वो दे डू नॉट थिंक डिफरेंटली, मुख्तलिफ सोचते हैं। एंड हुज जजमेंट, जजमेंट क्या होता है, फैसले की सलाहियत, या आप जिस तरह से सोचते हैं। इज परवर्टेड, परवर्टेड डिस्टॉर्टेड यानी वो खराब हो जाती है, उल्टे रास्ते पर पड़ जाती है, मिसलेड इसका एक सिनोनिम होगा। बाय द अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिवनेस ऑफ कोर्स नाउन है, कशिश ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी, लिटरेरी को उसने सो कॉल्ड बोला है एक्टिविटी, ठीक है। अब ये सो कॉल्ड का वर्ड क्यों यूज़ किया है, आपने इस पर स्पेशली गौर करना है, एंड देन आपने इसको कमेंट्स में बताना है कि इसको सो कॉल्ड लिटरेरी एक्टिविटी को राइटर ने सो कॉल्ड क्यों कहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस को आप देख सकते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस को राइटर ने एक प्रिंसिपल क्लॉज और दो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो कि एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं उनकी मदद से कंस्ट्रक्ट किया है। अब अगर आप इसको अच्छी तरह से समझें, ठीक है, और फिर अगर आप अभी से मुनासिब समझते हैं, इस पर प्रैक्टिस करें। देखें जैसे देयर और ऑलवेज, ऑलवेज को चेंज कर दें, ठीक है। मैनी और गुडली को जो है वो किसी और वर्ड में, हाँ, ग्रेट, लार्ज, नंबर को नंबर रहने दें, ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स, ठीक है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स लिख दें यहाँ पे, हुज हेड्स,
ठीक है, ये आप चेंज कर सकते हैं और सेंटेंस के न्यू मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। और जब आप ऑफ कोर्स इस किस्म की प्रैक्टिस में कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व होते हैं तो आप में विद द पैसेज ऑफ टाइम परफेक्शन आ जाती है एंड यू योरसेल्फ बिकम वेरी गुड राइटर। आप खुद से बहुत अच्छे राइटर बन जाते हैं और यही आपका गोल होना चाहिए कि आप में ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए कि आप अपने आप को, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सके इन इंग्लिश। एंड देन फिर ऑफ कोर्स दूसरा कि अगर कोई और कम्युनिकेट कर रहा है तो आप उसको समझ सकें, लर्निंग के लिए यूज़ कर सकें। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस में राइटर कंसेशन दे रहा, ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ। ये नॉन फ्रेज को नोट करें किस तरह से राइटर ने इस नॉन फ्रेज को कंस्ट्रक्ट किया है। हैव देयर प्लेस and should receive the support of those students who are interested in them। अब अगर आप इस सेंटेंस को भी जो है वो देखें कि नॉन फ्रेज के बाद राइटर ने वर्ब यूज किया है हैव, ठीक है, हैव देयर प्लेस, इसे आप वर्ब फ्रेज कह लें। एंड शुड रिसीव अगेन सेकेंड वर्ब, और इस किस्म के सेंटेंस को ये दो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, वो ऊपर से सब्जेक्ट ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ, यही इसका भी सब्जेक्ट है। बट आपको बार बार मैं बता चुका हूँ कि राइटर्स डू नॉट रिपीट द सब्जेक्ट, और ये अच्छी बात भी नहीं होती, जहाँ पे रेपिटेशन की ज़रूरत नहीं है आप वहाँ पे रिपीट ना करें। एंड देन हु आर इंटरेस्टेड, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज, अगेन रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। तो इस किस्म के सेंटेंस को ऑफ कोर्स इसमें दो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हैं अगरचे एक, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी। तो हम ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ते, हम कहते हैं कि ये एक कम्प्लेक्स किस्म का सेंटेंस है, ठीक है। हम कंपाउंड कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स कंपाउंड इस किस्म के सेंटेंसेस को ज़्यादा नहीं, हम कहते हैं कि सेंटेंसेस की बेसिक 3 काइंड्स हैं और उन 3 काइंड्स में हमने सेंटेंसेस लिखने हैं। क्या कि अगर किसी सेंटेंस का जैसे एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट सिंपल सेंटेंस है, अगर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा प्रेडिकेट हैं, लेकिन वो सेंटेंसेस सारे के सारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बने हुए हैं, तो हम उनको कंपाउंड सेंटेंस बोल देंगे। लेकिन अगर कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस का मिक्स नज़र आता है, या एटलीस्ट वन प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज नज़र आती है, उसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बोल देते हैं। ये थर्ड कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस फॉल करते हैं, और बहुत ज़्यादा राइटर आप देखेंगे तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस एज कम्पेयर टू द कंपाउंड सेंटेंसेस ज़्यादा लिखते हैं, सिंपल सेंटेंसेस की निस्बत भी ये सेंटेंसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, उसमें राइटर अपने इन माय एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस जो बता रहा है, और इस किस्म की फ्रेजेस, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन पे कमांड हासिल करें कि कैसे आपने इन फ्रेजेस को यूज़ करना है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि ये प्रीवियस सेंटेंस या प्रीवियस आर्ग्यूमेंट के साथ लिंक करती हैं जो कुछ आप कहने जा रहे हैं। द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट, अब ये एक नॉन फ्रेज है, हाँ, द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट। अगर आप अवेकनिंग को देखते हैं तो अवेकनिंग ग्रामेटिकली क्या है, ठीक है, ये पार्टिसिपल है या जेरेंड है, आपने कमेंट्स में बताना है कि ये पार्टिसिपल है या जेरेंड है। एज टू व्हाट द कॉलेज इज फॉर इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इज ऑफन सपोज्ड, यानी इस बात का आइडिया करना, राइटर यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि कॉलेज का असल फंक्शन क्या है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना या लोगों को इसका पता होना, इसके बारे में बताना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन 3 सेंटेंसेस को पढ़ के एक आइडिया होता है कि राइटर इज पुटिंग मोर एम्फेसिस ऑन एक्चुअल स्टडी वर्क एंड ही इज परहैप्स नॉट इन फेवर ऑफ स्पोर्ट्स, और एट लीस्ट ही इज नॉट इन फेवर ऑफ स्पोर्ट्स एट द कॉस्ट ऑफ स्टडीज, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं, फिर उन पे भी हम बात करते हैं। इन सेंटेंसेस को देखें ज़रा। इफ सेंटेंस, इफ कंडीशनल सेंटेंस है ना ये, तो कैसे आप इसको देखते हैं। इफ अ बॉय इज टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड शोज, कौन से साइड शोज, एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स, ही ऑट टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट एंड बिकम प्रोफेशनल। अब इस सेंटेंस को ऑफ कोर्स सिंपल इफ कंडीशनल सेंटेंस है, और ये सेंटेंसेस तो आपको अच्छी तरह से लिखने आते होंगे और आने चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा
यूज होने वाले सेंटेंस है। अच्छा, अब इसमें मुश्किल क्या है, कुछ वर्ड को मुश्किल, मेन टेंट मतलब ये कि उसे मेन स्ट्रीम एजुकेशन से निकल जाना चाहिए और स्पोर्ट्स की तरफ चले जाना चाहिए, प्रोफेशनल बनना चाहिए राइट आफ्टर डूइंग देयर मैट्रिकुलेशन, ठीक है, क्योंकि इस तरह से उनका टाइम भी नहीं ज़ाया होता और प्रोफेशनल प्लेयर के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही इज़ अ ग्रेजुएट और एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। राइटर, ये राइटर की पॉइंट ऑफ व्यू, राइटर की ओपिनियन है। यू मे डिसएग्री विद हिम, यू मे एग्री विद हिम, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपकी भी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, बट सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे आपने देखना है कि सेंटेंस किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बट ये बट से सेंटेंस जब शुरू करते हैं इसका क्या फायदा होता है, बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, एंड इफ रीजनड विद अ फ्रेंड हु नोज यूथ एंड अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस of the college opportunity, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics। अब अगर आप इस सेंटेंस को पूरे के पूरे सेंटेंस को देखते हैं तो आपको जो मुश्किल फ्रेज यहाँ पे लग सकती है, टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट, ठीक है, यानी इग्नोरिंग स्टडीज कंप्लीटली फॉर द सेक ऑफ स्पोर्ट्स, इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है कि पूरी तरह से इंडल्ज हो जाना एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ में, ठीक है जी। फॉर अच्छा जी, ये अब राइटर ने दिया है और इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि आई डू नॉट थिंक दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज अ सीरियस रीजन फॉर फेलियर एज डू सम ऑफ द क्रिटिक्स of our colleges who are seeing things from the outside and at a long range। अब इस पूरे सेंटेंस को अगर जो आप देखते हैं, आई थिंक, आई डू नॉट थिंक प्रिंसिपल क्लॉज है एंड देन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में आपने बताना है कमेंट्स में कि ये किस किस्म की सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है, आपने बताना है इस सेंटेंस को देख के पढ़ के। अच्छा, फॉर फेलियर मेरा ख्याल है और कोई वर्ड मुश्किल नहीं है। क्रिटिक्स किसे कहते हैं, तनकीद करने वाले को, नाकिद को। ऑफ कॉलेज हु सीइंग थिंग्स, अब ये क्रिटिक्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये रिलेटिव क्लॉज देख लें, हु आर सीइंग थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड एंड एट अ लॉन्ग रेंज, क्योंकि वो उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ के साथ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे लोग जो और बाहर से एजुकेशन को देख रहे हैं वो समझते हैं कि स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स कॉज द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स एट अ लार्ज स्केल, बट इट इज़ नॉट सो। most of the people, most of the athletes, most of the sportsmen do not find their studies hard, and very often they pass through their exams, and it for them, if they are very good and they want to become professional, it is not necessary that they are getting mm, high grades, because they are not aiming for universities और हायर एजुकेशन परहैप्स। बहरहाल राइटर के मुताबिक ये कोई सीरियस रीज़न भी नहीं है और इसको एक फेक टाइप ऑफ रीज़न है फॉर द फेलियर ऑफ स्टूडेंट। अगेन क्लॉजेस पे आप गौर करें, फ्रेजेस पे गौर करें कि किस तरह से ये क्लॉजेस फॉर द फेलियर, ठीक है, अ सीरियस रीज़न, इस किस्म के एडजेक्टिव के साथ किस तरह से, रीज़न के साथ और कौन कौन से एडजेक्टिव लग सकते हैं, इस चीज़ पे आप प्रैक्टिस किया करें। हाँ, के ऑफ क्रिटिक्स ऑफ अवर कॉलेजेस की बजाय कोई और नॉन फ्रेज है, सपोर्टर्स ऑफ, लाइक आप चेंज कर सकते हैं, जब आप चेंज करते हैं स्ट्रक्चर्स आपके जहन में होती हैं। फ्रॉम द आउटसाइड प्रपोजिशनल फ्रेजेस, इसके फ्रॉम द इनसाइड भी हो सकता है। एट अ लॉन्ग रेंज की बजाय एट अ शॉर्ट रेंज, इस तरह से आप एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंसेस ऑफ कोर्स आपको लैंग्वेज को बेहतर अंदाज में समझने में हेल्प करते हैं, एंड फाइनली आपको क्रिएटिव राइटिंग में भी, या आपको आपकी जो स्पोकन लैंग्वेज है उसमें भी आपको हेल्प करते हैं। एंड आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, पीपल पे अ लॉट ऑफ मनी एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम in order to speak English language, to communicate their ideas। बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करते हैं बाद में
स्पेशली मैंने आप लोगों को आइल्स एंड टॉफल की बात बताई कि वहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए अब तो मेरा ख्याल है शायद 40,000 के करीब जो है वो आपकी फ़ीस बनती होगी, बिकॉज़ डॉलर इज़ कंटिन्यूअसली राइजिंग एंड रुपी इज़ कंटिन्यूअसली फॉलिंग। अब अगर आपने इंटरमीडिएट में इंग्लिश को सीरियसली लिया है एंड एंड यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू इम्प्रूव दिस स्किल हियर व्हेन यू आर एट योर कॉलेज लेवल फॉर 2 years. For 2 years, 2 years is a long period of time. And if you decide that you you will make yourself a good speaker of English within these 2 years, and you will make yourself a good speaker, a good writer of English within these 2 years by working hard, आप बहुत कुछ सेव करते हैं और अपने करियर में सक्सेस के चांसेस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। तो ये कोई बड़ी डील नहीं है, यानी आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके बदले में जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा वो उस हार्ड वर्क की निस्बत कहीं ज़्यादा होगा जो अगर आप नहीं करेंगे। एंड देन यू विल फील दैट यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश because you have an interview will be conducted in English, or you want to go abroad, and or going abroad, university has put the condition that you should have an IELTS or a TOEFL certificate, तो आपको उधर बहुत ज़्यादा अगेन टाइम भी देना पड़ेगा एंड आपको पैसा भी आपका लगेगा और फिर मुश्किल भी होगी। इसी तरह से डिफरेंट कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं इन पाकिस्तान पर्टिकुलरली। आप इफ़ यू थिंक दैट यू आर अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर एंड यू अंडरस्टैंड थिंग्स, you understand the politics of the country, you understand the social situation of the country, you understand the different concepts of development, तो you want to do your CSS, तो उसके लिए भी आपके इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, because with poor English and I'm not afraid to tell that most of our students they have very poor English, उनकी इंग्लिश बहुत ख़राब होती है एंड उसकी वजह से फेलियर की रेशो कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होती है। और बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि अमूमन रूटीन ये चलती है कि एक सीट के अगेंस्ट 5 पीपल उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिचुएशन में इस तरह से होता है कि वो 5 कैंडिडेट ही पूरे नहीं होते। लाइक इस मरतबा CSS के एग्ज़ाम में ओवर 200 एलोकेशंस हुई, but the people who passed their CSS written exam, they were only 369 I think। यहाँ पे रेशो जो है बन रही थी। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि वो 5, और जब थोड़े लोगों में इंटरव्यू करके थोड़े लोगों में से चॉइस करनी हो तो चांसेस ये हैं कि बेस्ट फिट हमारे सामने नहीं आएंगे। बेस्ट फिट उस वक्त आते हैं जब कंपटीशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दें, ख्याल रखें, इसको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की भरपूर कोशिश करें। नेक्स्ट 2 पैराग्राफ हैं छोटे छोटे, उन पैराग्राफ्स को हम देखते हैं एंड देन टुडे वी विल कंप्लीट दिस essay why boys fail college. In our next lecture we will be discussing the next chapter, 4th chapter। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखें। Now look at this passage. I have written the whole passage by a design. वो डिज़ाइन क्या है, आप देख सकें किस तरह से एक पैराग्राफ में राइटर डिफरेंट सेंटेंसेस को अरेंज करते हैं, आर्ग्यूमेंट को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है a few lazy bluffers drift into college and usually drift out again। ये टॉपिक सेंटेंस है। lazy bluffer, students who do not have the habit of working hard, who are not serious। ठीक है, क्या होता है उनके साथ, वो कॉलेज में आते हैं और कॉलेज से चले जाते हैं। तो ये टॉपिक सेंटेंस है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट रीज़न, राइटर जो है नेक्स्ट सेंटेंस में रीज़न बता रहा है। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड
serious interest, any serious interest in life, and some of them never will. अब इस एक कंपाउंड सेंटेंस में राइटर ने रीज़न बता दी कि ये लेजी ब्लफर्स, इनके इस स्पेशल एटीट्यूड की क्या वजह है। अच्छा, अब स्ट्रेटजी नेक्स्ट सेंटेंस में नजर आ रही है। इट इज यूजुअली वाइज टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड फॉर अ रीजन एंड फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस हाउ मच डिमांड देयर इज फॉर अ लेजी ब्लफर। अब इस सेंटेंस, इस पूरे सेंटेंस को देखें, क्या क्या स्ट्रेटजी उनके साथ किस तरह से डील करना है कि उन्हें छोड़ दें कोल्ड वर्ल्ड, बेरहम मर्सीलेस दुनिया। अगर आपको कुछ आता नहीं है, समटाइम्स आपको बहुत कुछ आता है, तो तभी आपको एग्जिस्ट नहीं, आपको एडजस्ट नहीं होने देती। तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर तो ये आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइटर। एंड नेक्स्ट क्लास, हाउ मच डिमांड देयर इज फॉर अ लेजी ब्लफर, एक एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। अब आप इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं, ऑफ कोर्स सबसे कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम? आई शुड थिंक दैट देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। कोई और डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, ये कोल्ड वर्ड के बजाय इसको इडियोमेटिकली यूज किया गया, और कोई वर्ड नहीं है। और फिर चौथे सेंटेंस में समटाइम्स दे लर्न देयर लेसन एंड रिटर्न टू डू द फर्स्ट रेट। यहाँ पे वर्क, फर्स्ट रेट वर्क, यहाँ पे उसने अपना एक ऑब्जर्वेशन, अपना एक्सपीरियंस बता दिया क्या होता है। बट कंक्लूडिव जो जिस सेंटेंस के साथ उसने अपने पैराग्राफ पांचवा सेंटेंस देखें जिसमें उसने कंक्लूड किया, कैसे कंक्लूड किया। बट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन देम टू शो that they mean business के that they are serious। अब इस इन 5 सेंटेंसेस को देखें, एक आइडियल पैराग्राफ है, ठीक है। सेंटेंसेस की लेंथ वेरी कर सकती है, सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर वेरी कर सकती है, लेकिन क्या है कि पहले सेंटेंस में राइटर ने एक इशू हाईलाइट किया है, एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन के बारे में बात की है। दूसरी कि वो सिचुएशन है क्यों, दूसरे सेंटेंस में ये बात बताई है। और तीसरे में स्ट्रेटजी के इस सिचुएशन, इस किस्म की सिचुएशन के साथ डील कैसे करना है, ठीक है, ये बताया। एंड फोर्थ सेंटेंस में अपना एक्सपीरियंस कि जनरली क्या होता है, अपना ऑब्जर्वेशन बताया। और पांचवें सेंटेंस में उसने कंक्लूड कर दिया, और कंक्लूजन ये है कि इस किस्म के स्टूडेंट्स को उसी वक्त कॉलेज में अलाउ करना चाहिए जब वो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार हों, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस को, पूरे पैराग्राफ को आपने देखा, एक आइडियल इसी तरह का एक पैराग्राफ अगर आप लिखने की एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं, when you are an intermediate student, I believe you have achieved almost everything। आपने सब कुछ हासिल कर लिया, almost achieved more than 80%, 80% से ज़्यादा आपने इंग्लिश में अचीव कर लिया। और बाकी 100% में जाने के लिए वो रूल आपको पता है, क्या रूल है कि 80% चीज़ें सीखने के लिए आपको 20% एफर्ट देनी पड़ती है, 20% एफर्ट लगानी पड़ती है। और बाकी 20% सीखने के लिए, बाकी 20% में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 80% काम करना पड़ता है। ये रूल है, दिस इज द रूल टू रीच द पीक, टू रीच द टॉप। अब अगर आप इसको जो है जहन में रखते हैं, वेरी इजी। लेकिन अगर आप 80% पे पहुंच जाते हैं तो लाइफ विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, स्टडी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। You will feel that you are advancing in your career, in your life। आपको, आप अपने करियर में अपने आप को आगे बढ़ता हुआ महसूस पाएंगे, महसूस करेंगे, या आपको लगेगा कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लाइफ इज इजी फॉर यू। लेकिन अगर ये 80% आपके पास नहीं है, बिलीव मी, लाइफ कैन बी अ हार्ड थिंग। ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है, बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी मुश्किल होती है, ठीक है। और अगर आप जो बाकी पीक पे पहुंचना चाहते हैं तो फिर बाकी 20% अचीव करने के लिए आपको उससे जो पीछे आप जो काम करके आए हैं वो 20% एफर्ट से जितना अचीव किया है, अब आपको 20% रिमेनिंग जो है वो 80% एफर्ट से अचीव करना पड़ेगा। क्योंकि पीक पे पहुंचने के लिए
you need extra, and if you put extra before ordinary, then it becomes extraordinary. ये आपका गोल होना चाहिए, ये आपकी डेस्टिनी होनी चाहिए, और ये आपकी डेस्टिनेशन होनी चाहिए, इफ़ यू वांट टू लीव योर मार्क इन द वर्ल्ड। और ये हर कोई अपना मार्क नहीं छोड़ता है, ये बात जो है हमेशा ध्यान में रखें। इफ़ यू फाइंड दैट यू कैन नॉट डू दिस मच, इट इज़ ओके, a lot of people are living this sort of life। आपने क्या करना है, ये 80% पे एक्सपर्टीज आपकी होनी चाहिए, और 80% पे एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए मैंने पहले बताया आपको, यू विल हैव टू पुट ओनली 20% एफर्ट। ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। चलें जी, अगला पैराग्राफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ है इस सेंटेंस का, उसको भी जो है इकट्ठा देख लेते हैं। 4-5 सेंटेंसेस हैं, और मैं ये बता रहा हूँ बार बार के डिज़ाइन के साथ कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो, आपको सेंस हो कि एक पैराग्राफ राइटर्स, मास्टर राइटर्स किस तरह से लिखते हैं। ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ देखें। कंक्लूडिंग पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपने बड़े एहतियात से अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, और उसी तरह से कंक्लूजन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ, थोड़े से सेंटेंसेस हैं इसमें, 3 सेंटेंसेस, और अगेन एक आइडियल पैराग्राफ हो सकता है फॉर अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लिए एक आइडियल पैराग्राफ जिसमें आइडिया होता है कि आपने अपने आर्ग्यूमेंट को किस तरह से सम अप करना है, किस तरह से कंक्लूड करना है। ये ऑन द होल, इस प्रपोजिशनल फ्रेज को देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जहन में रखें कि दिस कैन बी वन ऑफ द फ्रेजेस यू कैन यूज व्हेन यू आर कंक्लूडिंग योर एसेज आर्टिकल्स। ठीक है, ऑन द होल, द प्रॉब्लम that the college dean faces calls for about the same diagnostic ability as the physicians। अब पूरे सेंटेंस को इसको देखें जरा, क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, द प्रॉब्लम, ठीक है, और इसका प्रेडिकेट देखें कहाँ पे है, कॉल्स फॉर अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट किस किस्म की क्लॉज है, दैट प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, तो एक कम्प्लेक्स सेंटेंस और ऑन द होल, ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायग्नोस्टिक वर्ड कैन बी डिफ़िकल्ट वन, लेकिन ये मेडिकल साइंस से आया है। ठीक है, एज द फिजिशियंस आपको पता है डॉक्टर, और ये फिजिशियन के बाद पॉस्ट्रॉफी का यूज़ देखें कि ये पॉस्ट्रॉफी कॉमा यूज़ करके राइटर ने यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें ज़रा, ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम टू सी लाइफ स्टडीली एंड सी इट होल। ठीक है जी, इस सेंटेंस को अच्छी तरह से देखें, किस किस्म का सेंटेंस है, राइटर किस तरह से इसने लिखा है। डीन यानी डीन का काम क्या होता है, वो बच्चे मसलन कॉलेज की एजुकेशन पूरी होगी तो लाइफ को देखेंगे स्टडीली, मुस्तकिल, एंड सी इट होल, और तकरीबन सारे के सारे। एक्चुअली ये एक फैक्ट है, इफ़ यू हैव अ गुड जॉब, यू आर इकोनॉमिकली सिक्योर, यू एंजॉय योर लाइफ मोर एज कंपेयर्ड टू द पीपल हु डू नॉट हैव सिक्योर करियर्स। कॉलेज एजुकेशन काफ़ी हद तक आपको गारंटी देती है कि आपका करियर सिक्योर होगा। ठीक है, लास्ट सेंटेंस देखें, इफ ही कैन सेव बॉयज फ्रॉम फेलियर थ्रू फूलिशनेस, सिकनेस एंड सिन, ही इज डूइंग हिज पार्ट ऑफ द ड्यूटी। ये इफ कंडीशनल सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें कुछ रीजंस भी नज़र आ गए जो ऊपर वो डिस्कस करके आया कि स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं। या तो वो फूलिशनेस की वजह से फेल होते हैं, बेवकूफ़ी की वजह से, सिकनेस, बीमारी, वन ऑफ द मेजर काजेज, और इस किस्म के काजेज को रोका जा सकता है, दिस काइंड ऑफ काजेज कैन बी अवॉइडेड। एंड सिन, ऑफ कोर्स, बैड कंपनी, इस किस्म की वजूहात भी होती हैं कॉलेज में फेलियर की।
ओवरऑल आपने ऐसे को देखा, सारे के सारे ऐसे को देखा, इसकी इंट्रोडक्शन देखी, दैन फाइनली अब आप इसका कंक्लूजन देख रहे हैं। और लैंग्वेज को जो भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, एंड व्हेन यू आर टेकिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, you should have it in your mind that you are learning a language। ठीक है, अब लर्निंग, आप ये लर्निंग क्यों हो रही है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपने अचीव करने हैं। क्या? पहला कि यू आर लर्निंग दिस लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, एक बात। दूसरी, यू आर लर्निंग दिस लैंग्वेज टू लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। आप इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स को सीखने के लिए, जो आपको हायर एजुकेशन में जिनके साथ आपका वास्ता पड़ता है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स आपके कॉन्स्टेंटली जहन में होने चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव हैं, और ऑफ कोर्स आपको ये दोनों स्किल्स अपने आप में डेवलप करनी चाहिए। और इन दोनों स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको वर्ड्स का बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, देन आपको फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस का बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। In our next video lecture, in our next lecture, we will be talking about the fourth chapter। तो हम वहाँ पे भी सेंटेंसेस को इसी तरह से, वोकेबलरी को, हर चीज़ को इसी तरह से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे इन लेक्चर्स को समझने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।